क्या वर्ल्ड वॉर 3 सभी देशों को बर्बाद कर देगा? क्या इंडिया भी इसमें शामिल होगा? यह केवल एक सवाल नहीं बल्कि एक आती हुई खौफनाक हकीकत है। यह लड़ाई पिछली 2 वर्ल्ड वॉर से क्यों अलग है? साथ ही एक आम आदमी की लाइफ कैसे इम्पैक्ट होगी और क्या इसे रोका जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह लड़ाई कैसे शुरू हो सकती है, ग्लोबल टेंशंस क्या है और कौन से पावर्स और अलायंसेस इसमें शामिल हैं। हम यह भी जानेंगे कि इंडिया का इसमें क्या रोल होगा, साथ ही न्यूक्लियर वेपन्स और नए टेक्नोलॉजीज का वॉरफेयर पर क्या असर होगा। तो क्या इंडिया इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने पे क्या सिचुएशंस होंगे, उन्हें समझने के लिए पहले हमें उन इम्पोर्टेंट रीजंस को देखना होगा जो ऐसे संघर्ष को जन्म दे सकते हैं। सबसे पहले की कॉन्फ्लिक्ट जोन्स पर नजर डालते हैं, जिसमें रशिया यूक्रेन, चाइना ताइवान, नॉर्थ कोरिया, मिडिल ईस्ट और साउथ चाइना सी है। इनमें से रशिया यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में करंटली वॉर्स चल रही है और वहाँ की कंडीशंस काफी क्रिटिकल है, जो पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की ओर ले जा रही है। अब यूक्रेन के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो रशिया से लड़ सके, पर फिर भी वो लगभग पिछले 3 साल से लगातार युद्ध कर रहा है, जिसके पीछे की वजह है अमेरिका और बाकी नेटो कंट्रीज, जो उसे लगातार हथियार और पैसे दे रहे हैं। अब ये नेटो क्या है, इसे हम अगले पॉइंट में देखेंगे। फिलहाल करंट वॉर सिचुएशंस को देखें तो इजराइल का युद्ध जो गाजा से स्टार्ट हुआ था वो अब ईरान तक पहुंच चुका है। ईरान ने फर्स्ट अटैक इजराइल पर इसी साल अप्रैल में किया और 1 अक्टूबर को सेकंड अटैक किया, जिसमें 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर फायर करी गई। इसका रेस्पॉन्स देते हुए इजराइल ने 100 फाइटर जेट्स के साथ ईरान की 20 लोकेशंस पर हमला किया और यह लड़ाई अभी भी इसी तरह कंटिन्यू है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि वर्ल्ड वॉर किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से नहीं होता, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं। अब हम एक्सप्लोर करेंगे ग्लोबल पावर्स एंड अलायंसेस को। पहले ये समझिए कि एक कंट्री को ग्लोबल पावर बनाने वाले फैक्टर्स क्या हैं। यह सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि इकोनॉमिक पावर, टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट पावर भी है। यूएस, चाइना और रशिया इसमें की प्लेयर्स हैं। साथ ही इंडिया, जापान, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इजराइल और यूरोपियन कंट्रीज, यह सभी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं वर्ल्ड वॉर 3 के केस में। वैसे इंडिया के रोल को डिटेल में हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। फिलहाल अलायंसेस की बात करते हैं, जिसमें नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन 1947 से 1991 तक चली कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत इन्फ्लुएंस का सामना करने के लिए हुआ था। यह एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें करंटली 32 मेंबर्स है, जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे बड़े देश शामिल हैं। तो इसका रोल वर्ल्ड वॉर 3 में काफी क्रूशियल होगा। वैसे भी इस वेस्टर्न डोमिनेंस को कम करने के लिए ब्रिक्स बनाया गया, जो की एक इमर्जिंग अलायंस है, जिसके ओरिजिनल मेंबर्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं और करंटली इसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं। इसके रिसेंट 2024 समिट को ज्वाइन करने के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया की कजान सिटी गए थे, जहां रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने न्यू ब्रिक्स करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। अब ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी पीक पर होंगी, ट्रेड्स और बिजनेसेस भी अफेक्ट होंगे और उस समय ऐसे अलायंसेस की जरूरत होगी। अब इस पॉइंट में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे भी हम कवर कर लेते हैं। तो नॉर्मली आप जब भी वॉर के बारे में सुनते हैं तो आपको एक कॉमन लाइन सुनने को मिलती है कि दुनिया 2 हिस्सों में बटी नजर आ रही है। तो ये 2 हिस्से कौन से हैं और इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है, चलिए देखते हैं। तो इस मैप में आप देख सकते हैं जिसमें दोनों ही साइड्स की मेजर कंट्रीज रेड और ब्लू कलर से हाईलाइटेड है। इंडिया का नाम आपको इन दोनों ही साइड्स देखने को नहीं मिलेगा। अब इनकी मिलिट्री की बात करें तो रेड ग्रुप के पास 4.7 मिलियन सोल्जर्स हैं और ब्लू के पास 4.4 मिलियन। बाकी आप इस वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को रीड कर सकते हैं, जिसमें इन दोनों ही साइड्स का डिफेंस कंपैरिजन है। और अब हम एक्सप्लोर करेंगे कि भारत का क्या रोल होगा वर्ल्ड वॉर 3 में। भारत एक स्ट्रेटेजिक पावर बन रहा है जो न सिर्फ एशिया में बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन से इंडिया ने अपने आप को एक की प्लेयर के रूप में एस्टेब्लिश किया है, जिसे इग्नोर करना रेड और ब्लू दोनों ही ग्रुप्स के लिए पॉसिबल नहीं है। रिसेंट वॉर्स में इंडिया का स्टांस न्यूट्रल है, जिसके पीछे इंडिया की न्यू पॉलिसी साथ ही मजबूरी भी है और वो मजबूरी है ट्रेड, क्योंकि इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है और अपनी इकोनॉमी के लिए जितनी जरूरत इंडिया को रशिया और इजराइल की है उतनी ही यूक्रेन और ईरान जैसे देशों की भी है। अब इंडिया वर्ल्ड वॉर 3 में होगा या नहीं, इसे जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड वॉर 3 कौन से रीजन में होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो यह कॉन्फ्लिक्ट केवल एक रीजन में नहीं बल्कि ईस्टर्न यूरोप, मिडिल ईस्ट और इंडो पैसिफिक जैसे
मल्टीपल रीजन्स में लड़ा जा सकता है। इंडिया भी वर्ल्ड वॉर 3 में शामिल हो सकता है, जिसके पीछे पाकिस्तान और चाइना के साथ काफी लंबे टाइम से चले आ रहे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। रिसेंट टाइम में ही इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मल्टीपल टाइम इंडियन आर्मी को वॉर के लिए तैयार रहने को कह चुके हैं। बाकी यह इंडिया के लिए काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकती है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि आज के इस मॉडर्न टाइम में युद्ध लड़ने के तरीके कैसे बदल चुके हैं, क्योंकि यही इसे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 से अलग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पिछले कुछ समय में ट्रेडिशनल वॉरफेयर से मॉडर्न वॉरफेयर की तरफ शिफ्ट देखा गया है। पहले ये आर्मीज के बीच के डायरेक्ट क्लैशेस होते थे, जिन्हें कन्वेंशनल वॉरफेयर भी कहा जाता है, जिसमें दोनों साइड्स वेल डिफाइंड आर्मीज होती थी और प्लेन्स, शिप्स, हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स ये सब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, जैसा कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में देखा गया है। लेकिन अभी यह स्ट्रेटेजीज बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी और साइबर वॉरफेयर तक एक्सटेंड हो गई है। यह शिफ्ट कैसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को इम्पैक्ट कर सकता है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर कैपेबिलिटीज आज की मॉडर्न बैटलफील्ड के की एलिमेंट्स हैं। रिसेंट में इजराइल के द्वारा लेबनान पर किया गया पेजर अटैक, जिसमें पेजर डिवाइसेस जो मैसेज भेजने के लिए यूज होते हैं वो ब्लास्ट हुए थे, और यह मॉडर्न वॉरफेयर का परफेक्ट एग्जांपल है। बाकी आपको क्या लगता है, ऐसी वॉर सही है या नहीं, कमेंट्स में बताओ। अब इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर वेपन, जिनके यूज होने की संभावना वर्ल्ड वॉर 3 में काफी ज्यादा है। वैसे न्यूक्लियर वेपन सभी देशों के पास नहीं है, तो कौन से देशों के पास ये है और कितनी क्वांटिटी में है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी न्यूक्लियर वेपन की हिस्ट्री पर नजर डाले तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब जापान के हिरोशिमा पर गिराया था, और 2 दिन बाद 9 तारीख को सेकंड बॉम्ब जापान के नागासाकी पर गिराया, जिनसे लगभग 50,000 बिल्डिंग्स तबाह हुई और लगभग 1 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज के टाइम उनसे कई अधिक पावर वाले न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका और रशिया के पास मौजूद हैं, जिनके वर्ल्ड वॉर 3 में यूज होने से अनकैलकुलेटेड मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो चलिए अब उस पॉइंट की बात करते हैं जो मेरे और आप जैसे लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, जो कि है हमारी इकोनॉमी और एनवायरनमेंट। वॉर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमेशा भयानक होता है। यह सिर्फ कंट्रीज को नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट्स को भी अफेक्ट करता है, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए फटल हो सकता है। गुड्स की कमी, प्राइसेस का बढ़ना और ट्रेड रिलेशंस का खत्म होना एक आम आदमी की लाइफ को मुश्किल बना देते हैं। रिसेंट वॉर्स में ही इंडिया के अंदर महंगाई देखी गई है, और एक वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यह अनकंट्रोल हो सकती है। और इसी तरह बॉम्बिंग, केमिकल वॉरफेयर और रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन से पोल्यूशन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, जो कि हमारे ऑलरेडी फ्रेजाइल एनवायरनमेंट को और खराब कर देगा, जो कि इंसान और जानवर दोनों ही के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। लेकिन अब यह जरूरी नहीं कि यह वॉर हो। अगर ग्लोबल लीडर्स चाहें तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और कोऑपरेशन के थ्रू इसे रोक सकते हैं। साथ ही इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस यानी देशों की अपनी इकोनॉमी को लेकर एक दूसरे पर निर्भरता इसे रोकने में की रोल प्ले कर सकती है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।